ना पाए। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी गुजरा है, आने वाला है या शायद अभी आ रहा होगा। शादी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर दो परिवार एक होने वाले होते हैं। आज के टाइम पर आप देखते हो कि लड़का लड़की मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक लव मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है, लिव इन का कॉन्सेप्ट आता है। और एक टाइम वो भी था जब माँ बाप रिश्ते चुना करते थे परिवार को देखते हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान ये कहता है कि जब एक इंसान बालिग हो जाता है तो वो अपना पार्टनर खुद सिलेक्ट कर सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ फैसले आज के ठीक हैं, कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ फैसले पहले के ठीक हुआ करते थे, जब दो परिवार एक दूसरे से मिला करते थे और अपने बच्चों की भलाई खुद से सोचा करते थे। लेकिन आप जानते हैं आज की जनरेशन बहुत अलग है। लोग अपने लिए अपने पार्टनर्स खुद सेलेक्ट करते हैं। कुछ गलत फैसले आज भी होते हैं, कुछ गलत फैसले तब भी हुआ करते थे। और हमारी जो सब्सक्राइबर है मधु की शादी 2015 में हुई। अपने परिवार के बारे में ये बताती है कि अक्षय, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हम हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे पापा हिमाचल में पोस्टेड थे। पूरी परवरिश वहीं पर हुई, हिमाचल में। मैंने अपनी 10th पास की थी, 11th क्लास में मैं आ गई थी और हंसने खेलने वाले दिन थे मेरे लिए। तभी अचानक से मेरे मम्मी पापा एक दिन कहीं पर जाते हैं मुझे बिना बताए, और वहाँ पे से जाने के बाद जब वो घर आते हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। मधु को ऐसा लग रहा था जो बचपन में वो खेल खेलते थे ना आप, घर घर, जहाँ पर एक दूल्हा एक दुल्हन, उसकी बहुत सारे दोस्त, ऐसा लग रहा था मधु को। मतलब वो आज भी अपनी रिकॉर्डिंग में ये चीज़ हाईलाइट करती कि अक्षय, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे लिए फैसला लिया गया ठीक था गलत था, मुझे बस इतना पता था मेरे माँ बाप ने लिया है तो फैसला ठीक ही होगा। कुछ ही वक्त गुजरा, जब इनकी खेलने की उम्र थी, मधु की शादी करा दी गई। मधु का रिश्ता चंडीगढ़ में हुआ था। जब ये चंडीगढ़ पहुंची तो सब कुछ इनके लिए बहुत नया था, बहुत ज़्यादा नया। एक ऐसा इंसान जिसको ये जानती नहीं थी, एक ऐसा परिवार जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। जब ये वहाँ पहुंची तो सबका व्यवहार बहुत अच्छा था। इन्होंने उस घर का नक्शा बताया, एक ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इनको कमरा मिला था जहाँ पर ये अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। एक हफ्ता ऐसे ही रिश्तेदार आते रहे जाते रहे, रस्में निभी, सब कुछ हो गया। फिर इन्होंने पूरे घर को संभालना शुरू कर दिया। ये घर के बारे में बताती है कि जिनसे इनकी शादी हुई थी उसका एक छोटा भाई था, मम्मी पापा थे, और बगल वाले घरों में जैसे होता है कि आपके चाचा ताऊ ये सब रहते हैं तो परिवार में ऐसे रहा करते थे। नीचे एक कमरा था जो हमेशा बंद रहा करता था, लेकिन जब रिश्तेदार आया करते थे तो मधु को जब नीचे बुलाया जाता था उन्हें मिलवाने के लिए, दिखाने के लिए, तो कभी कभार उस कमरे में मधु को बैठा दिया जाता था। वो जो कमरा था उसके अंदर सिर्फ एक बेड था। जो सारा काम हुआ करता था वो ग्राउंड फ्लोर पे हुआ करता था। मतलब जो इनकी सासू माँ थी वो भी ग्राउंड फ्लोर पे काम किया करती थी, रसोई में जो बाथरूम हुआ करता था, क्लीनिंग का काम, डस्टिंग का काम। और फर्स्ट फ्लोर पे जैसे किचन हुआ करती थी, लेकिन वो यूज़ में नहीं थी क्योंकि जो लड़के थे जिनसे इनकी शादी हुई थी वो अपने मम्मी पापा के काफ़ी क्लोज थे, तो सारा घर का खाना ग्राउंड फ्लोर पे ही हुआ करता था। शुरुआत में जैसे आपको पता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मुश्किल से 1 या 2 महीने गुजरे होंगे। मधु एक दिन जाती हैं, अपने घर का सारा काम निपटाती है। 12 बजे की बात है, दोपहर की। मधु किचन में गई, उन्होंने सारा काम निपटाया और काम निपटाने के बाद वो उस कमरे में गई जो कमरा अक्सर बंद रहा करता था। 12 बजे काम निपटाने के बाद ये उस कमरे में जाके लेटती है। इन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो जो ग्राउंड फ्लोर का कमरा था उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। ये जब भी उस कमरे में सोने की कोशिश करती, हमेशा इन्हें भारी भारी सा लगता था। पूरे घर का माहौल बिल्कुल अलग और उस कमरे का माहौल बिल्कुल अलग। अच्छा, इस कमरे में सोने का एक रीज़न भी था कि सासू माँ कभी भी काम के लिए बुला लेंगी, तो ग्राउंड फ्लोर पे ही काम करना होता था, तो ये फटाफट से उठ के वहाँ पर काम निपटा दिया करती थी। 1 दिन वहाँ पर सोई, 2 दिन वहाँ पर सोई, 3 दिन वहाँ पर सोई, चौथे 5वें दिन इनके साथ एक अजीब सी चीज़ हुई। जब ये उस कमरे में जाके लेटी सारा काम करने के बाद, अचानक से इन्हें एक सपना आया। अब मधु जिस तरीके से बताती हैं, ना ही वो नींद का सपना था ना ही जागते हुए सपना था। एक बीच की स्टेज थी जहाँ पर मधु सोने की कोशिश कर रही थी और तभी एकदम से एक आवाज़ आती है। एक कोई काली सी परछाई वो मधु की तरफ आई और सिर्फ एक चीज़ पूछी कि क्या मैं तेरे घर के अंदर आ सकती हूँ। मधु ने बोल दिया कि हाँ आ जाओ। फिर आवाज़ आई कि क्या मैं तेरे घर के अंदर आ सकती हूँ। ये आवाज़ दूसरी बार थी। मधु ने फिर वही जवाब दिया कि हाँ आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार फिर दोबारा एक आवाज़ आई कि अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं सही में तेरे घर के अंदर आ जाऊँ। मधु ने बोल दिया कि ठीक है आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मधु जिस तरीके से लेटी हुई थी, सामने जो परछाई थी वो मधु के ऊपर ऐसे की ऐसी गिर गई और मधु की आंख वहाँ पर और गहरी तरीके से लगी। मधु सोई थी 12 बजे और 4 बजे अपनी सासू माँ की आवाज़ पर मधु उठती है। उन्होंने काम करना शुरू करा, रात का सारा काम किया और फिर काम करने के बाद वो अपने ऊपर वाले पहले मंजिल के कमरे पर जाकर सो गई। जब वो सुबह उठी तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनका फीवर 103-104 डिग्री पे पहुंचा हुआ था। सब हैरान थे कि अचानक से मधु को हुआ क्या है। ससुराल वालों को लगा कि ठीक है, बहू है, काम करते हुए ज़्यादा प्रेशर हो गया होगा या कुछ भी ऐसा जैसे घर वाले सोचते हैं, तो वहाँ पर मधु को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ऐसे ही चलते चलते मधु के साथ अब चीज़ें डेली होना शुरू हो गई। मधु को अब हमेशा ऐसा महसूस होता है उन्हें कोई कोने से देख रहा है, हमेशा ये महसूस करना कि कोई ना कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। जब वो अकेली किचन में काम कर रही होती थी ग्राउंड फ्लोर पे, हमेशा ऐसा लगना जैसे पीछे कोई खड़ा है। उनके कान के पास हमेशा एक आवाज़ आना, खुश कैसे है तू खुश है, खुश खुश कैसे है, मुझे बता कैसे है तू खुश है। मधु ने अपने ससुराल में ये बातें कभी नहीं बताई। लेकिन इन दिनों क्या हुआ, मधु धीरे धीरे एग्रेसिव होती जा रही थी। उनके हस्बैंड और उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। किसी न किसी बात पर उन्हें दौरे पड़ जाते थे। हमेशा ऐसा होना कि शरीर भारी हो जाता, रात को शरीर दबना और फिर धीरे धीरे ऐसा महसूस होना जैसे कमरे में कोई है, पूरे घर में कोई घूम रहा है, आसपास कोई ना कोई है, उनको फुसफुसा के कोई कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। और ससुराल वाले ये चीज़ ऑब्जर्व किया करते थे कि मधु जब भी किचन में होती तो एक तरफ देख के नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी, मुझसे दूर रहो। ससुराल वाले ही देखा करते थे कि यार मधु कर क्या रही है, मधु के साथ हो क्या रहा है। ससुराल वालों ने कभी ना कभी तो कोई ना कोई कोशिश की थी मधु से बात करने की, लेकिन मधु हमेशा अपने आप से बड़बड़ाती रहती। अब उन्हें अकेला रहना बहुत अच्छा लगने लगा, लाइट ऑफ करके लेटे रहना, पूरी रात इधर उधर देखना। इस दौरान हुआ क्या, अब मधु को अचानक से दौरे पड़ने शुरू हो गए। वो रात भर उठती, भागना शुरू कर देती, इधर उधर चिल्लाना शुरू कर देती और ससुराल वालों को लगा कि यार मधु ये चीज़ें जानबूझ के कर रही है। डॉक्टर्स आए थे, डॉक्टर्स ने भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई, डॉक्टर्स ने भी दवाई दी। उसके बाद मधु का ये जो रिएक्शन था ये बहुत ही ज़्यादा अलग था। ससुराल वालों ने मधु को पागल की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। ये सारी चीज़ें मधु के साथ होते हुए 2 से 3 महीने हो गए, जहाँ पर मधु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और दिमाग में ये आता है कि मधु ने अपने घर पर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई। तो मधु ने अपनी रिकॉर्डिंग में ये चीज़ हाईलाइट की कि अक्षय, ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पे कुछ बताना नहीं चाहती थी। इनके पास फ़ोन नहीं था, ससुराल वाले लैंडलाइन यूज़ नहीं करने देते थे, इनको फ़ोन दिया ही नहीं था और जो फ़ोन इनके पास था वो भी इनसे ले लिया गया था। मतलब ये अपने मायके में कभी कांटेक्ट कर ही नहीं पाई। एक अच्छी चीज़ हुई 2 से 3 महीने बाद, जैसे इनके जो पापा थे इनसे बहुत प्यार करते थे, तो कम्युनिकेशन गैप जो बीच में आ गया था उसको ख़त्म करने के लिए एक दिन पापा इनसे मिलने आते हैं। जब उन्होंने मधु को ध्यान से देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये देखने के बाद कि मधु की जो तबीयत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मधु की हालत जो है, मतलब उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बेटी है जिसको हमने भेजा था ससुराल में। मधु के पापा ने ससुराल वालों से रिक्वेस्ट की कि 1 महीने के लिए वो मधु को घर ले जाना चाहते हैं। ससुराल वालों ने 1% मना नहीं किया और मधु के पापा उन्हें लेकर हिमाचल आ गए। हिमाचल आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो अलग अलग डॉक्टर्स के पास विजिट किया, वहाँ पर दिखाने की कोशिश की। तो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई साहब ये चीज़ ऐसी है जो हमारे टेस्ट में नहीं आ रही, हमारी रिपोर्ट्स में नहीं आ रही, हमारे समझ में नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा अलग रास्ता भी देखो। जो डॉक्टर्स थे मधु के पापा के दोस्त थे, उन्होंने हिंट दे दिया कि ये कोई ऊपरी चीज़ है जो इसे परेशान कर रही है। अब आप जानते हैं जब हम हिमाचल की बात करते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं तो लोगों को पता होता है चीज़ों के बारे में, वहाँ के डॉक्टर्स को भी पता होता है, जागर लगते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो जब इस बारे में पता चला कि मधु के साथ कोई ना कोई दिक्कत है तो उनकी मम्मी और उनके पापा उन्हें एक किसी ऐसे व्यक्ति के पास लेके पहुंचते हैं जिसके पास सिद्धि थी सारी चीज़ें बताने की। वो जो सिद्ध पुरुष थे वो देखते हैं और मधु को बता देते हैं कि जिस घर में आपने शादी करी है मधु की, वहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक कमरा है जहाँ पर एक औरत जो है मुझे मरी हुई दिख रही है। उस औरत ने खुद को ख़त्म कर लिया है। अभी वो मधु के साथ नहीं है लेकिन वो उस घर में है और जिस वजह से हो क्या रहा है कि वो मधु को परेशान कर रही है, मधु को उसने दबा लिया है और वो मधु के साथ खुश भी है। मतलब वो जो औरत है वो मधु के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मधु को आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब मधु के घर वालों ने इलाज पूछा तो उन्होंने कुछ जो है मंत्र दिए, कुछ पूजा पाठ बताया और 1 महीने के अंदर मधु सारी चीज़ों से पूजा पाठ करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए उभरती हुई दिखी। तो घर वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, मधु अपने ससुराल में वापस आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, मधु ने कोशिश करी अपने हस्बैंड से करीबियाँ बढ़ाए, उन्हें चीज़ें बताएं कि उनके साथ हो क्या रहा है।
ये बताना कि इस घर में कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन जो इनके हस्बैंड थे या जो ससुराल वाले थे वो इन सब चीज़ों पे 1% भी भरोसा करने को तैयार नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मधु है वो अपने हस्बैंड को अपने माँ बाप से अलग करवाना चाहती है। उन पर बार बार ये आरोप लगाना कि तू हमारे बच्चे को हमसे अलग करवाना चाहती है, तेरा ये प्लान है, तेरे घर वालों ने 1 महीने में तुझे सिखा के भेजा है। इतनी सारी चीज़ें मधु को डेली सुननी पड़ती थी। रात रात भर ये महसूस होना कि मेरे आसपास कोई है। इनके हस्बैंड ने इनके साथ सोना छोड़ दिया है, वो अपने माँ बाप के पास जो ग्राउंड फ्लोर था उस पर सोना शुरू कर देते हैं। मधु इतनी ज़्यादा अकेली पड़ गई, इतनी ज़्यादा अकेली पड़ गई कि उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को अपना लिया कि ठीक है, अब जो भी मेरे साथ है मेरे साथ रहो और मुझे सपोर्ट करो। अब जब मधु ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो मधु उनसे बात किया करती थी। सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल अक्षय, लेकिन सीरियसली जब आप किसी एंटिटी को खुद से परमिशन देते हैं कि मुझे पोजेस कर लो तो वो आपको दिखते हैं, आपसे बात करते हैं, और मधु के साथ वही सब कुछ हो रहा था। अब मधु अपनी रिकॉर्डिंग में हाईलाइट करती है कि अक्षय, एक दिन जब ससुराल वालों को लगा कि अब डाइवोर्स देने का टाइम आ गया, ससुराल वालों ने जो इनके हस्बैंड थे मधु के, उन्हें कन्विंस कर लिया कि तू इसे डाइवोर्स दे दे, ये औरत पूरी तरीके से पागल हो गई है। जिस दिन मधु को डाइवोर्स की बात पता चली उस रात इन्हें इतना बड़ा सदमा लगा, इन्होंने क्या करा, अपने ससुराल वालों के सामने जितने भी इनके पूर्वज पितृ जो मरे थे सबके नाम लेने शुरू कर दिए कि तुम्हारा परदादा उसका नाम रामलाल था, तुम्हारा पड़नाना उसका नाम ये था। और जो ससुराल वाले थे उन्हें लगा कि अपने घर से कुछ ना कुछ सीख के आई है, पक्का कुछ ना कुछ इसने जो है प्लानिंग प्लॉटिंग की है जिस वजह से ये सब कुछ बता पा रही है। ससुराल वालों को लगा ये अब भी पाखंड रच रही है, तो ससुराल वालों ने जो इनके हस्बैंड थे उन्हें कहा कि बेटा इसे छोड़ दे, ये हमारा घर परिवार बदनाम करके छोड़ेगी। अब हो क्या रहा था, 2-3 सालों में मधु ने जब ये चीज़ समझ ली कि मेरा कोई साथ नहीं देने वाला, मुझे कोई कुछ नहीं समझने वाला, तो मधु ने क्या करा, बोलना बंद कर दिया। रातों को मधु पोजेस हो जाया करती थी, बुरी तरीके से चिल्लाया करती थी, तो ये लोग पंडित को बुलाया करते थे, और जब भी वहाँ पर कोई पंडित आता था तो वो बताया करता था कि तुम्हारे ही घर में किसी की मृत्यु हुई है और उसकी आत्मा जो है वो मधु के ऊपर चढ़ी हुई है। ये सब सुनने के बाद भी ये सब ऐसे रिएक्ट कर देते थे कि अच्छा ठीक है पंडित जी, आप कोई नहीं, चले जाओ। ये लोग मधु से ये सच्चाई छुपाया करते थे, क्योंकि रात को मधु पोजेस होया करती थी, और जब मधु के ऊपर से वो जो एंटिटी उतर जाती थी तब ये सब ऐसे करने लग जाते थे कि रात को फिर तूने पाखंड करा था, तूने नौटंकी की थी। मतलब अगर सच्चाई आपको बताई जाए तो मधु के ससुराल वालों को सब कुछ पता था कि मधु के ऊपर क्या दिक्कत चल रही है, लेकिन हमेशा मधु को नीचा दिखाया गया। ये चीज़ें इस तरीके से चलने लगी कि मधु ने ये सोचा कि अब मुझे शायद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। जो 11वीं के एग्ज़ाम इनके रह गए थे, इन्होंने दोबारा अपना दाखिला करा और 11वीं 12वीं इन्होंने कंप्लीट करी। उसके बाद इन्होंने कहीं अच्छी जगह जॉब ढूंढने की कोशिश करी, तो इन्हें जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, जो जगह जगह के न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक चंडीगढ़ का हिस्सा था जहाँ पर न्यूज़ कवरेज हुआ करती थी, वहाँ पर इन्हें जॉब मिली। 2020 आ गया था और कोविड आ गया था। उस कोविड में जहाँ पर अलग अलग जगहों पर ये न्यूज़ आया करती थी कि वहाँ पर इंसान मर गया, वहाँ पर इंसान मर गया, और जो भी हॉस्पिटल जाता वो इंसान वापस नहीं आता, तो इन्हें भी यही ड्यूटी दी गई कि भाई पता करो कि क्या सही में ऐसा हो रहा है। न्यूज़ चैनल के थ्रू ये जो एंकर बनी थी ये अलग अलग लोकेशंस पे जाया करती थी और वहाँ देखा करती थी, उस चीज़ को कवर किया करती थी कि क्या बात में सच्चाई है या नहीं, कि जो लोग हॉस्पिटल जाते वो सही में वापस नहीं आते। मधु को एक दिन ये काम दिया उनके न्यूज़ चैनल ने कि जाओ और शमशान के अंदर ये चीज़ देखो कि क्या सही में वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ आ रही है, क्या उनके जो बॉडी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट तो नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसी खबर सुनने को मिली है तो जाओ। मधु इस टाइम पर बताती कि अक्षय, जब मैं घूमती थी ना, जैसे आप अपनी वीडियोस में बताते हो कि एक बार इंसान जब पोजेस हो जाता है तो उसके शरीर के द्वार खुल जाते हैं, मुझे चीज़ें सामने दिखती थी। उस रात जब ये शमशान पहुंची तो इन्होंने देखा कि 22 साल का एक लड़का जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो लड़का इनकी तरफ देख रहा है। और जब ये उस न्यूज़ को कवर कर रही थी, अचानक से वो लड़का इनके पीछे आया और ये जब तक कुछ रिएक्ट करती वो लड़का इनके अंदर घुस गया। इनको बस ये लगा कि जैसे गूज बम्प से आई हैं, कुछ एकदम से चिंगारी इनकी बॉडी के अंदर दौड़ी और फिर ये घर वापस आ गई। फिर इन्हें पता चला कि इनके साथ कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब इनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, हस्बैंड इनके साथ सोते नहीं थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ सोया करते थे। तो दिन में जब ये उठा करती थी, इनकी जो बॉडी थी वो ऐसी टूटी हुई हुआ करती थी, ऐसा लगता था जैसे रात को इनके ऊपर डंडे बरसाए हैं। फिर इनको पता चलता था रात को मेरे साथ कोई ऐसा काम हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। इन्होंने क्या करा, अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरे साथ कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, मैंने किसी लड़के को न्यूज़ रिपोर्टिंग करते टाइम देखा था और मुझे लगा वो शायद ज़िंदा है, पर वो ज़िंदा नहीं था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मरा हुआ लड़का था जो मेरे पीछे आ गया। इनके मम्मी पापा आते हैं और इन्हें कुछ टाइम के लिए फिर दोबारा
लेके चले जाते हैं। तब तक इनके पापा हिमाचल से रिटायर्ड होकर हरियाणा आ गए थे। हरियाणा में इन्होंने फिर किसी से बातचीत की और वहाँ पर जिनसे बातचीत की उन्होंने बताया कि आपकी लड़की के साथ अब पहले तो जो एंटिटीज़ थी वो थी, लेकिन एक लड़का है जो पीछे आ गया। अब जो एंटिटीज़ थी वो ससुराल में, लेकिन ये जो लड़का है ये साथ साथ चलता है इनके। तो पूजा पाठ से उस लड़के की एंटिटी को हटवाया गया। हटवाने के बाद जब ये वापस ससुराल आती है तो ससुराल वालों ने इन्हें घर में लेने से मना कर दिया, ये बोल के कि ये लड़की पागल है, ये लड़की बातें बनाती है। और फिर जैसे न तैसे घर परिवारों में लड़ाइयाँ तो होती हैं, लेकिन फिर भी इनको घर में एंट्री मिली। मधु अपने ससुराल में वापस आती हैं और फिर मधु को पता चलता है कि कुछ टाइम में जो देवर हैं उनकी शादी होने वाली है। तो मधु उस टाइम पर बिल्कुल शांत हो गई, ये सोच के कि मेरी वजह से घर में दिक्कतें होंगी, मेरी वजह से ये जो घर है बदनाम होगा, मेरे साथ जो हो रहा है होने दो। इन्होंने क्या करा, अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लिया, अपने सुबह उठ के काम करती। हालांकि इनकी जो बातें थी वो ससुराल वालों से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कोई भी मधु से ढंग से बात नहीं किया करता था, सबको लगता था मधु पागल है। मधु जिस चीज़ से गुजर रही थी वो अकेली गुजर रही थी। अभी बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा होगा कि अक्षय भाई ये तो पागलपन की चीज़ें भी होती है ना, मतलब हो सकता है कि मधु के साथ ये दिक्कत हो रही हो, मधु के दिमागी संतुलन ख़राब हो रखे हो। तो अभी चीज़ मैं ऐसी कुछ बताने वाला हूँ आपको जहाँ से आपको पता चलेगा कि इस घर में ही दिक्कत थी। देवर की शादी होती है और देवर की जो बीवी आती है, पहली ही रात वो कमरे में चेंज करने गई और उसने किसी को सामने से देख लिया। वो बुरी तरीके से चिल्लाती हुई बाहर आती है और बताती है कि मैंने अभी अपने कमरे में किसी को देखा है और मैंने पहले देखा था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ससुराल वालों ने इस चीज़ को बहुत अहमियत दी, उन्होंने कभी मधु की बात को अहमियत नहीं दी, लेकिन इस बात को अहमियत दी कि नई लड़की जो घर में आई है उसने वही बातें शुरू कर दी सारी की सारी जो मधु बताया करती थी। तो जो देवर की बीवी आई थी वो थोड़ी सी तेज़ थी, राजस्थान की थी। उन्होंने क्या करा, राजस्थान से एक पंडित को बुलाया और इसी दौरान जो मधु थी उन्हें एक प्रिडिक्शन वो जो बुज़ुर्ग औरत है वो देती है। वो बुज़ुर्ग औरत जो है वो बताती है मधु को कि अभी देखो ये एक पंडित को बुलाएगी और वो पंडित यहाँ पर आएगा, वो सब कुछ बता देगा और वो यहाँ पर बोलेगा मुझे हवन करना, उसके 35,000 रुपये लेगा, लेकिन उस हवन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बोलकर वो बुज़ुर्ग औरत जो है मधु के पास से चली गई। ऐसा ही हुआ, 1-2 दिन बाद एक जो है वहाँ पर पंडित आता है और वो पंडित बताता है कि इस घर में दिक्कत है, इधर औरत है जो मधु के साथ रह रही है और वो मधु के साथ ही रहना चाहती है और बाकी घर वालों को वो यहाँ पर नहीं देखना चाहती। तो मधु को लगा कि ठीक है, मतलब जो मुझे बताया गया था उसमें से कुछ चीज़ें तो ठीक है। फिर वो जो पंडित है वो बोलता है कि मुझे 35,000 चाहिए, मैं यहाँ पर हवन करूँगा और सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा। अब मधु को पता चल गया कि वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो बिल्कुल सही कह रही थी, कीलने के नाम पर ये हवन होने वाला था। और फिर दोबारा जैसे उन्होंने बोला कि कल तक मुझे ये सामान चाहिए, मैं हवन करूँगा और इस घर में मैं नहीं रुकूँगा, मैं बाहर कहीं होटल में रुक जाऊँगा। मधु को फिर दोबारा एक प्रिडिक्शन होती है कि कल ये यहाँ पर आएगा, मुझे बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी इसके सामने। और ये बोलने के बाद वो बुज़ुर्ग महिला फिर दोबारा चली जाती है। मधु सोई, उठी, अगले दिन हवन की तैयारी हुई जहाँ पर वो पंडित जी बैठकर हवन की तैयारी करने वाले थे। जब वो अपनी कोशिश करने लगे कि उस बुज़ुर्ग महिला की जो एंटिटी है उसे बुलाया जाए, जो आत्मा है, जो परछाई है बुलाया जाए, मधु ने चिल्ला के बोल दिया कि आज आप पंडित जी कितनी कोशिश कर लो, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो सारे घर वालों ने तो इस तरीके से देखा, ससुराल वालों ने कि ये काली ज़ुबान फिर दोबारा बोली। लेकिन वहाँ पर जो पंडित थे वो खूब अपने एफर्ट्स लगाते रहे, उन्होंने खूब वहाँ पर जो है मंत्र मारे, खूब बहुत सारी क्रियाएँ की, लेकिन वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो नहीं आई। तो पंडित जी उठ के चले गए। फिर दोबारा किसी एक सिद्धि पुरुष इंसान को ढूंढा गया। अब ये जो पंडित आए थे इनके पास थी अच्छी खासी सिद्धि। जब ये आते हैं तो मधु की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तेरे को दिखती है ना, वो तेरे साथ रहती है ना, तेरे साथ बहुत खुश है ना वो। तो मधु जो वहाँ पर थी वो बोलती है हाँ वो मेरे साथ रहती है, बहुत खुश है मेरे साथ, और वो इन सारे घर वालों से बहुत तंग है। तो वो जो पंडित जी थे वो अचानक से बोलते हैं कि क्या क्या लेगी वो जाने का, क्या मुझे सही में उससे बात करनी पड़ेगी, क्या उसे भगाना पड़ेगा, या तुम बात करके खुद से भेज दोगी। तो मधु ने बताया कि ये चीज़ें मेरे साथ शुरू से हो रही हैं, मेरे ससुराल वालों ने कभी माना नहीं, अभी ये नई नई दुल्हन आई है, इसकी सारी बातें सुन ली, लेकिन मुझे डाइवोर्स तक की धमकी दी, मुझे घर में घुसने नहीं दिया। और वो बुज़ुर्ग महिला जो है वो मेरे साथ रहती है, इन सबको परेशान करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे प्यार करती है और इनसे नफरत करती है, क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा किया है। वो जो पंडित थे उन्होंने कुछ ऐसी बातें बता दी मधु को, जिसको सुनने के बाद मधु की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि अगर तुझे ये लग रहा है ना कि ये औरत तेरी सगी है, ये जो बुज़ुर्ग औरत है, ये तेरी कोई सगी नहीं है, ये तुझे लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ तो गलत हुआ है, लेकिन इसी के साथ एक बच्चा भी रहता है जो तुझे अपनी पत्नी मानता है। मधु ने ये चीज़ सुनी
और मधु वहाँ पर दंग रह गई। पूरा पास्ट इन पंडित जी ने खोल के बताया कि एक्चुअली में यहाँ पर ये इन्हीं के फैमिली में कोई इनकी ताई थी जो इस घर में रहा करती थी। एक वक्त ऐसा आया जब लंबे अरसे तक इनको बच्चा नहीं हुआ था। बच्चे के लिए इन्होंने बहुत सारे इलाज करवाए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन्हें बच्चा हुआ। वो बच्चा 9 महीने का हुआ होगा मुश्किल से। इन्होंने, घर वालों ने उस औरत को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उस औरत ने खुद को फंदे से टांग लिया। उस बच्चे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब रही कि 9 महीने का जब वो हुआ तो वो भी गुजर गया था। अब वो बुज़ुर्ग महिला तो इनसे बदला ले ही रही है, उन्होंने तुझे ढाल बनाई है मधु, लेकिन जो 9 महीने का बच्चा उस टाइम पर गुजरा था, आज वो 25 साल का हो गया और वो तुझे अपनी पत्नी मानता है। सारे घर वालों के सामने पंडित जी ने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि तेरे साथ रात को गलत चीज़ें होती हैं और सुबह तेरे को पूरे शरीर में दर्द रहता है? तो मधु ने बताया हाँ। उस टाइम पर जो पंडित जी थे वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे उनके अंदर कोई देवता आ रखे हैं। अब ये सब होने के बाद जो ससुराल वाले थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया ये बोल के कि हम इस औरत पे पैसा खर्च नहीं करेंगे मधु के ऊपर। तो मधु ने पहली बार अपने घर वालों को फ़ोन करके बताया कि एक पंडित जी यहाँ पर आए थे जिन्हें सही में नॉलेज है और जिन्होंने पूरी एक्यूरेट बात बता दी, और उन्होंने ये बोला कि ये औरत मुझे लेके जाएगी जो मेरे साथ रहती है। ससुराल में ये सब कुछ ख़त्म। मधु ने अपने घर वालों को पंडित जी का नंबर दिया। मधु के घर वालों ने उन पंडित जी से बातचीत करी और उन पंडित जी से बात करने के बाद पूछा कि क्या होगा। उन्होंने बताया कि मेरा जीरकपुर में मंदिर है और वहाँ पर आपको आना पड़ेगा, हवन करवाना पड़ेगा, तब जाके जो है बुज़ुर्ग औरत को हम हटा पाएंगे। मधु के मम्मी पापा ने उनको घर बुलाया हरियाणा में और फिर ये गए जीरकपुर के उस मंदिर में जहाँ पर हवन की तैयारी शुरू हुई। जब हवन की तैयारी शुरू हुई तो वहाँ पर जो मधु थी उनके अंदर पहली बार वो बुज़ुर्ग औरत आती है और वो बोलती है कि इसके ससुराल वालों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कोई पिंडदान नहीं किया, मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, मैं इसके शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो पंडित जी थे उस टाइम पर थोड़े से डर गए थे क्योंकि ये जो शक्तिशाली औरत की आत्मा थी ये अपने बच्चे को लेकर बहुत कंसर्न थी। तो फिर ये वहाँ से बोल के चली गई कि मैं नहीं जाऊँगी, और एकदम से जब वो निकली तो मधु वहाँ पर बेहोश हो गई। जब मधु होश में आती है तो उन्हें पता चला, घर वालों ने बताया कि बुज़ुर्ग औरत पहली बार तेरे शरीर में आके बता के गई है कि वो तुझे ले जाना चाहती है, वो तेरे साथ खुश नहीं है, वो अपने बच्चे को तेरे को सौंपना चाहती है। तो मधु के घर वाले उन्हें लेके काफ़ी ज़्यादा सोच में थे कि हमारे बच्ची के साथ कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने पंडित जी से बात करी। पंडित जी ने बताया कि हमें पिंडदान करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो बुज़ुर्ग महिला जो है वो अलग होगी। फिर दोबारा जो है 1 हफ्ते बाद हवन रखा गया। हवन के दौरान इनके अंदर पोजेशन आया। फिर दोबारा वो बुज़ुर्ग महिला आती है और बताती है कि ठीक है, मेरी उम्र पूरी होगी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को इस लड़की से कैसे जुदा करते हो। उस टाइम पर मधु को कमर में बांधने के लिए एक धागा दिया गया और जो पंडित जी थे उन्होंने बता दिया कि एक और पूजा होगी। उस पूजा के बाद कभी भी मधु को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जब 1 हफ्ते बाद दोबारा हवन हुआ तो मधु को पता चल रहा था कि वो जो लड़का है वो उन्हें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से सारी चीज़ों की काट कर दी गई और वो जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ी एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी वो है कि अब आपकी लड़की कभी ससुराल नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो लड़के की एंटिटी है वो वहाँ पर मैंने बांध दी है। अगर मधु ससुराल में गई तो मधु को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी। उसके बाद मधु ने अपने ससुराल से, उस घर से सारे नाते तोड़ दिए। इन सब चीज़ों में मधु ने कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई कि अक्सर जब मुझे पता चल गया था कि वो जो लड़के की एंटिटी है वो मेरे साथ रहती है, तो मैंने जस्ट चेक करने के लिए क्या किया, उसे ट्रिगर कर दिया। ये बोल दिया कि अगर आप सही में मुझे अपनी पत्नी मानते हो तो मेरे ससुराल वाले मुझे इतना प्रताड़ित करते हैं, आपको मुझे महसूस करवाना होगा कि आप सही में मेरे साथ हो और मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। उस रात पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पर ये कमरे में अकेली सो रही थी। जैसे मैंने बताया कि इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं सोते थे। वो मेल एंटिटी इनके कमरे में आई। इन्होंने साक्षात अपनी आंखों से देखा। कब? जब उस मेल एंटिटी ने इन्हें छुआ। ये भाग कर गई जहाँ पर इन्होंने लाइट ऑन करी। जब तक अंधेरा था ये उस एंटिटी को देख पा रही थी। ये चीज़ सोचकर इनके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये अपने घर चली गई उसके बाद ससुराल वालों से इन्होंने सारे नाते तोड़ दिए और फिर ये अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। ये इंडिपेंडेंट हुई, इन्होंने सब कुछ अपने लिए किया। जो चीज़ ये मेंशन करना चाहती थी कि कभी कभार आप ऐसी जगह पर चले जाते हो जिसका इतिहास आपको पता नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है आप बच के निकल जाते हो, वरना कभी कभार आप उन किताबों में इतिहास बन के रह जाते हो जहाँ पर आप भी एंटिटी बन के रहते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में इन्होंने सीखने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दी कि जब हम शादी के लिए किसी घर परिवार से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ लड़के के बारे में नहीं, फैमिली के बारे में ही पता करो, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले जो लोग हैं
वो उतने भी अच्छे नहीं है जितने अच्छे आपको दिख रहे हैं। मैं पुरानी सोच के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं आज की सोच के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो होती थी वो अपने तरीके से होती थी, आज की चीज़ें अपने तरीके से होती हैं। लेकिन मेरा जो कहना है वो यही है कि ज़िंदगी आपकी है, डिसीज़न आपको लेना है, हम सिर्फ राय दे सकते हैं और ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप हमारी राय लेंगे या नहीं लेंगे। और कहा जाता है जब हम किसी ऐसे भूत प्रेत की बात करें जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं तो वो हमारे आसपास होते हैं। हालांकि डराने का ऐसा मोटिव नहीं था हमारा, लेकिन बस इतना ही कि जो रियल इंसिडेंट हम आपके पास लेके आ रहे हैं उनमें हमारी बहुत मेहनत लग रही है। जनता के सारे किस्से सुनने, आपके सामने इस तरीके से लाने। बस आपसे रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारे चैनल को प्यार दीजिए, हमारा मोटिवेशन बनाइए जितना ज़्यादा हो सके, हमें प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ये हमारा मोटिवेशन है, यही हमारे लिए प्यार है। हम इसी तरीके से रियल इंसिडेंट लाते रहेंगे। और इसके बाद एक रिक्वेस्ट, हमारा जो दूसरा चैनल है वो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उस पर ऐसे ही लोग आते हैं जो पॉडकास्ट पर आके बताते हैं कि प्रीवियसली उनके घर परिवार में क्या हुआ, कैसे मौतें हुई, कैसे शमशानी क्रियाएं मशानी क्रियाएं की गई, कैसे वो एक बारी का किस्सा इन्होंने खुद बताया कि अक्सर जब मुझे पता चल गया था कि वो जो लड़के की एंटिटी है वो मेरे साथ रहती है, तो मैंने जस्ट चेक करने के लिए क्या किया, उसे ट्रिगर कर दिया। करते हैं आपको मुझे महसूस करवाना होगा कि आप सही में मेरे साथ हो और मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। इन घर वालों को आपको बताना पड़ेगा कि मैं इन घर उस रात पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पर ये कमरे में अकेली सो रही थी। जैसे मैंने बताया कि इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं सोते थे, वो मेल एंटिटी इनके कमरे में आई। इन्होंने साक्षात अपनी आंखों से देखा। कब? जब उस मेल एंटिटी, ये चीज़ सोचकर इनके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये अपने घर चली गई उसके बाद ससुराल वालों से इन्होंने साथ रहने लगी, ये इंडिपेंडेंट हुई।